हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सैफी विस्पर्स पर। तो फिर थैंक यू पहली बात सबसे पहले कि आप लोगों ने इतना पेशेंस बना के रखा। 2 दिन स्टोरीज़ नहीं आई थी, सो थैंक यू उसके लिए। चलिए फिर कहानी के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि गीतांजलि के हाथ पे चोट लग गई थी। उसने कप हाथ में ही तोड़ लिया था। आन्या ने पट्टी करी थी उसकी, उसके बाद उसको ड्राइंग रूम में बैठ के खाना खिला रही थी। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश की आवाज़ अब भी खामोशी तोड़ रही थी। कमरे की रोशनी बंद थी। बस खिड़की से आती हल्की चांदनी दोनों पर पड़ रही थी। गीतांजलि अपने बिस्तर पर लेटी थी और अन्य उसी कमरे के सोफे पर। दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति में उनके दिलों की धड़कनें कहीं ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी। करीब आधी रात को धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आती है। आन्या नींद में पलटी मारते हुए सीधा सोफे के नीचे गिर पड़ी। आउच! ओह गॉड! आन्या नींद में ही दर्द से करा उठी। गीतांजलि की आँख खुल गई। वो आधी नींद में उठकर उसकी तरफ देखने लगी। कुछ पल तक तो वो बस घूरती रही उसको, फिर होठों पर हंसी रोक ना पाई। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो ज़मीन पर? उसकी आवाज़ में नींद भी थी और हल्का सा मजाक भी। आन्या ने मासूमियत से आंखें झपकाई और धीरे से कहा, ओह, मैं तो फ्लोर चेक कर रही थी, साफ है कि नहीं। एक तंज भरे वॉइस में कहा। फिर एक छोटे बच्चे की तरह होठ फुलाकर बोली, आप हंस रही हैं। मुझे चोट लगी और आप हंस रही हैं। दिस इज़ नॉट फेयर गीतांजलि जी। गीतांजलि हंसते हंसते पेट पकड़ने लगी। उसकी आंखों में नींद उड़ चुकी थी। आन्या, तुम सच में एकदम बच्ची हो। आन्या गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, समझी आप? बस आपका सोफ़ा ही छोटा है। और सोफ़े पे लेटना कितना मुश्किल है आपको पता है? गीतांजलि ने तकिए पर हाथ से जगह बनाई, बेड पर हाथ जगह बनाई और तकिए पर हाथ टैप किया और धीरे से बोली, अच्छा बाबा, आप शिकायत मत करो, बेड काफ़ी बड़ा है, यहाँ आ जाओ, वरना तुम फिर से गिर जाओगी। अन्य उसकी बात सुनकर थोड़ा हिचकिचा गई। मैं यहाँ बेड पे आपके साथ, उसने धीमे स्वर में कहा। गीतांजलि ने अपनी आईब्रोज उठाई। हाँ हाँ, क्यों? डर लग रहा है क्या मुझसे? आन्या का दिल जोर से धड़का। उसने नज़रें झुका ली और धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ी। तकिए पर लेटते ही गीतांजलि ने उस हल्की हंसी के साथ कहा, देखा, बेड से नहीं गिरोगी तुम। आन्या ने बिस्तर पर करवट बदली। उसकी आंखें अनजाने में ही गीतांजलि के चेहरे पर टिक गई। दोनों के बीच अब सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी थी। कमरे में सन्नाटा, बाहर बारिश की बूंदें और दोनों की धड़कनें एक दूसरे तक साफ पहुंच रही थी। आन्या ध्यान से गीतांजलि के पास बेड पर आ जाती है। पहले दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी होती है। आन्या हल्का सा मुस्कुरा के कहती है, देखा, काउच पर सोना कितना डेंजरस है। गीतांजलि सर हिलाकर चुप हो जाती है। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी नज़रें खुद ब खुद आन्या की तरफ जाने लगती हैं। वही पल आता है जब गीतांजलि जाने अनजाने में अपनी कहानी शेयर करने लगती है, अपने कुछ पुराने दर्द, कुछ अधूरे राज। उसकी आवाज़ थोड़ी हैवी हो जाती है, जैसे कभी किसी को बताया ही ना हो, पर आन्या से बताने में जैसे उसको कोई दिक्कत ना हो। अपने आप ही सब कुछ शेयर करती चली जा रही थी। आन्या बिना बीच में बोले उसकी हर बात को बहुत गहराई से सुनती है। कभी कभी उसकी नज़रें गीतांजलि के होठों तक टिक जाती हैं, कभी उसकी आंखों में। फिर अचानक गीतांजलि एक लाइन कहती है, कभी कभी लगता है मुझे ज़िंदगी ने मुझसे सिर्फ इम्तिहान लिए हैं। सुकून का पल था ही नहीं मेरे जीवन में। ये सुन के आन्या का दिल भर आता है। वो अपने हाथ से धीरे से गीतांजलि के पास जाती है और उसके आर्म्स को थोड़ा सहलाती है। गीतांजलि पहले एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, लेकिन उस हाथ को रोकती भी नहीं है, बस थोड़ा और करीब आ जाती है। और जैसे ही गीतांजलि की कहानी ख़त्म होती है, दोनों एक दूसरे को देखकर एक हल्की सी मुस्कान में कहते हैं, कोई बात नहीं, एट दी एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और वो जो मुस्कान थी वो नॉर्मल नहीं लगती है, उसके अंदर एक रिलीफ भी होता है और एक इंटेंसिटी भी। हंसते हंसते नॉर्मल से मुस्कुराते मुस्कुराते वो लोग हंसने लगते हैं। आन्या गीतांजलि के गालों पर गिरे एक आंसू को पोंछती है और उसके बाद वो लोग अनायास ही हंस पड़ते हैं। हंसते हंसते दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को इतना करीब आ जाते हैं कि सिर्फ उनकी सांसें टकराने लगती हैं। पल कुछ लम्हा के लिए रुक जाता है, जैसे दोनों को समझ आ गया हो कि ये रिश्ता अब सिर्फ एक मामूली सी दोस्ती बातचीत तक सीमित नहीं है। दोनों हंसते हंसते इतना करीब आ गए कि अब सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। गीतांजलि के होंठ थोड़े से खुले हुए थे और आन्या की नज़रें सिर्फ उन पर टिक गई। पल बहुत ही फ्रेजाइल था, बस एक झिझक और बस एक कदम और। गीतांजलि की आंखों में वो दर्द और नरमी दोनों चमक रहे थे और आन्या अपने दिल की धड़कन रोक ही नहीं पा रही थी। उनके होंठ इतने करीब आ गए कि बस हल्का सा मूवमेंट और फिर किस हो जाता। लेकिन उसी सेकंड गीतांजलि ने अपनी नज़रें झुका ली, उसकी हल्की सी दूरी बनाई, जैसे खुद को रोक रही हो। एक कॉम्प्लिकेटेड सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, दिखने में हंसी लेकिन अंदर से एक बड़े भंवर को छुपाती हुई। अन्य कुछ बोलती भी उससे पहले गीतांजलि अपना चेहरा साइड करके बस इतना कह देती है, बहुत रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। और फिर वो खामोशी से, जिसमें बस दोनों का दिल चौंक कर तेज़ धड़क रहा था। गीतांजलि ने तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, जैसे खुद को अपने जज्बात को रोक रही हो। उसने हल्की सी दूरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आन्या अभी भी उस लम्हे में अटकी हुई थी। वो धड़कन, वो करीब आना, वो अधूरी चुप सी चाहत। आन्या की सांसें तेज हो रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और गीतांजलि की कमर पर लपेट कर पकड़ लिया। गीतांजलि ने हल्की सी सांसें रोक ली। एक पल के लिए उसका जिस्म थोड़ा सा सख्त हो गया, लेकिन अगले ही पल आन्या ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। गीतांजलि का पिछला चेहरा अब सीधा आन्या के बिल्कुल सामने था, इतनी करीब में कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और आन्या के बालों की हल्की सी खुशबू गीतांजलि के होठों को छू रही थी। गीतांजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसकी चाव से बचना चाहती हो, पर धड़कन उसका साथ नहीं दे रही थी। रूम में अंधेरा था, बस एक खामोशी और दोनों के बीच वो अनस्पोकन पुल जो समझाया नहीं जा सकता था। गीतांजलि ने एक पल के लिए आन्या की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन आन्या के हाथों की मजबूती ने उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। गीतांजलि की सांसें तेज हो गई, जैसे उसका दिल अपने ही सीने को चीर कर बाहर भाग जाना चाहता हो। आन्या अब बिल्कुल करीब थी, उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने अपनी उंगलियों की कसक और तेज कर दी गीतांजलि की कमर पर और धीरे लेकिन बेइंतहा इंटेंसिटी के साथ पूछा, क्यों टूटा था कब गीतांजलि? क्यों लगी थी वो चोट? कैसे? गीतांजलि ने अपने होठ खोले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज़ गले में अटक गई। सिर्फ उसकी आंखें गहरी और शांत और उलझी हुई आन्या की आंखों में खो गई। पल भर की खामोशी, सिर्फ उनके सांसों की गर्मी एक दूसरे के होठों को छू रही थी। और तभी तभी आन्या ने और इंतज़ार ना करते हुए अपने होठों को गीतांजलि के होठों पर रख दिया। एक छोटी सी थरथराहट गीतांजलि के जिस्म से गुजर गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे सारे राज उस एक किस में बेकाबू होकर बाहर निकल जाएंगे। गीतांजलि ने झट से अपना सर पीछे करने की कोशिश की। उसकी उंगलियां आन्या के कंधे को धक्का देने लग गई। आन्या, ये गलत है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, सांस तेज हो रही थी, लेकिन आन्या ने उसकी कमर पकड़ और मजबूत कर दी। उसके और करीब आती चली गई। उसकी आंखों में वो जुनून था जो गीतांजलि के लिए दिल के सारे बांध तोड़ रहा था। आन्या ने होठ बिल्कुल उसके होठों पर थे और गीतांजलि रेसिस्ट करती रही, एक पल, दो पल, लेकिन फिर उसे जैसे अंदर की सारी ताकत हार गई हो। उसने अपनी आंखें बंद की और एक बहुत धीरे से लेकिन पूरे दिल से आन्या को किस बैक कर दिया। पल भर के लिए समय रुक गया। सिर्फ दो धड़कनें थी, एक दूसरे से लिपटी हुई, एक दूसरे में घूमती हुई, और गीतांजलि के दिल में एक खुद
से लड़ाई चल रही थी, रेजिस्ट भी कर रही थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून और खुशी उसके दिल में बसी जा रही थी। गीतांजलि का दिल, उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, सांस रुकी जा रही थी, लेकिन आने के जुनून ने उसका हर एक डिफेंस तोड़ दिया। और फिर एक आह भरी सांस की साथ आने को फिर से इस इंटेंसिटी के साथ किस बैक करती हुई गीतांजलि। वो किस ना सिर्फ होठों का था, वो एक कन्फेशन था, एक दर्द, एक चाहत, एक सालों से दबा हुआ जुनून जो आज एकदम से फूट निकला। अन्य की उंगलियां उसकी कमर को जोर से खींच रही थी। गीतांजलि ने अपना हाथ अन्य के बालों में उलझा लिए। उनके बीच की सारी हवा तेज हो गई। पल के लिए दुनिया का वजूद खत्म सा लगने लगा। सिर्फ दो चेहरे, दो धड़कनें, एक दूसरे में जलती हुई आग थी। अंजलि के होठ अब भी अन्य के होठों से लगे हुए थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। जुनून के इस पल में गीतांजलि के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। धीरे धीरे उसने अपने हाथों से अन्य के कंधे को पकड़कर उसे हल्की सी सख्ती से पीछे किया। अन्य की आंखें अभी बंद थी और फिर जब उसने खोला तो गीतांजलि की गहरी परेशान आंखें सीधा उसके रूह में उतर गई। एक पल के लिए दोनों चुप रहे, सिर्फ आंखें बोल रही थी। और फिर गीतांजलि ने झुककर अन्य के माथे पर एक बहुत ही छोटा सा हल्का सा किस किया। उस किस में एक अजीब सी उलझन थी, एक चाहत जो वो एक्सेप्ट भी कर रही थी और एक डर जो उसे तोड़ भी रहा था। अगले ही पल गीतांजलि जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके होठ अभी भी कांप रहे थे। शीशे के सामने जाकर उसने अपने होठों को हाथों से छुआ, जैसे कंफर्म कर रही हो कि ये सब अभी अभी हुआ है या सपना था। उसकी सांसें तेज थी, आंखें हल्की सी नम। उसने बार बार पानी उठाया और अपने चेहरे को खूब धोया, जैसे इस पल को धोना चाहती हो। लेकिन जितना धो रही थी उतना ही ये पल और गहरा होकर उसके दिल में उतर रहा था। उसने खुद से धीरे से कहा, ये क्या कर दिया है मैंने। थोड़ा वक्त वहीं गुजार कर जब गीतांजलि वापस कमरे में आई तो देखा कि आन्या सोफे पर लेटे लेटे गहरी नींद में जा चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल मासूम लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गीतांजलि दरवाजे के पास थोड़ी देर खड़ी रही और उसको देखती रही। उसकी आंखों में वही उलझन थी, चाहत और डर दोनों। फिर धीरे से उसने अपनी सांस को रोककर लाइट बुझा दी और चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठ गई। वैसे तो गीतांजलि को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसने कोशिश की और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। गीतांजलि अभी भी नींद में थी, लेकिन अन्य का दिल रात की बातों और उस छुपी हुई चाहत के एहसास से अभी भी तेज धड़क रहा था। अन्य धीरे से सोफे से उठती है, बिना शोर मचाए सीधे किचन की तरफ गई। उसने एक छोटा सा ब्रेकफास्ट बनाया, सिंपल पर दिल से, ताकि गीतांजलि उठते ही उसे फील हो कि कोई उसकी परवाह करता है। एक ट्रे में ब्रेकफास्ट सजाकर उसने टेबल पर रखा, साथ ही एक छोटी सी चिट उठाई और उस पर अपनी सीधी मासूम सी राइटिंग में लिख दिया, गुड मॉर्निंग गीतांजलि जी, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, ज़रूर खा लीजिए अन्या, और दवाई भी खा लीजिएगा। और नीचे अपना नाम लिखती है अन्या। चिट को ट्रे के पास रखकर अन्या एक बार फिर से दूर से गीतांजलि की तरफ देखने लगी। गीतांजलि अभी भी बेड पर चैन से सो रही थी। उसका चेहरा बहुत शांत था और कोमल लग रहा था। अन्या के लबों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और चुपचाप अपने घर चली गई। जब थोड़ी देर बाद गीतांजलि की आंख खुली तो उसने साइड टेबल पर ब्रेकफास्ट और छोटी सी चिट देखी। उस चिट को हाथ में लेकर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमाहट थी, जैसे उसके दिल की किल्ली थोड़ी सी और खुल गई हो। बस कुछ साधारण से शब्द थे उस चिट पर जाने कि गीतांजलि के दिल की गहराइयों तक उतर गए। उसकी आंखें कुछ पल तक उसी कागज़ पर टिकी रही। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसकी मुस्कान के पीछे एक अनकही बेचैनी भी थी। वो अपने आप सोचने लगी, ये लड़की इतना क्यों परवाह करती है मेरी। कल रात जो कुछ भी हुआ वो तो एक पल का जुनून था, लेकिन ये चिट, ये ब्रेकफास्ट, ये तो उस जुनून को गहरा बना रहा है। क्या मैं अपने दिल को समझा पाऊंगी और क्या मैं इन लम्हों को रोक पाऊंगी।
जो भी है, आन्या की मासूमियत मुझे बार बार खींचे जा रही है। गीतांजलि ने अपने होठों को हल्के से अपने हाथों से छुआ, जैसे कि अब भी वहाँ अन्य के होठों का असर बाकी हो। उसकी सांसें तेज हो गई, उसकी गहरी सांस खुद से भी संभल नहीं रही थी और ब्रेकफास्ट की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, पागल लड़की, मुझे खुद से ज़्यादा मेरी फिक्र करती है। वो धीरे से ब्रेकफास्ट करने लगी, मगर हर बाइट के साथ उसके दिल में आन्या की याद और भी गहरी उतरती जा रही थी। आन्या अपने घर लौटी थी। वह चाहकर भी मन से गीतांजलि को निकाल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। कमरे में कृति पहले से ही थी, हल्की फुल्की बातें कर रही थी, जैसे सब कुछ यूजुअल हो, और आन्या भी हाँ में हाँ मिलाती रही, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। तभी अचानक कृति का फ़ोन बजा। उसने अनजाने में उठाया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा एकदम से सख्त और डरा हुआ हो गया। क्या? पापा को हार्ट अटैक? कृति की आवाज़ कांप गई, उसकी आंखें भर आई और हाथ कांपने लगे। आन्या तुरंत आगे बढ़कर उसका कंधा थाम लिया। कृति, काम डाउन, क्या हुआ, बता मुझे। कृति फ़ोन पर ही फूट फूट कर रो पड़ी। आंसू उसके गाल से बहते जा रहे थे। मुझे जाना होगा आन्या, पापा हॉस्पिटल में हैं, मुझे अभी जाना होगा। आन्या ने बिना देर किए उसे कसकर गले लगाया। मैं हूं ना, तू अकेली थोड़ी जाएगी। चल सामान पैक करते हैं, डोंट वरी, सब ठीक होगा। दोनों जल्दी जल्दी बैग समेटने लगी। कपड़े, ज़रूरी और सामान, कुछ कागजात, सब हड़बड़ाहट में बैग में डाल रही थी। कृति का हाथ कांप रहा था। कई बार चीज़ें गिर भी गई, पर अन्या हर बार उसे संभाल लेती। सामान पैक होते ही अन्या ने कृति का हाथ थाम लिया और कहा, चल टाइम वेस्ट मत कर, अभी निकलते हैं। दोनों बिना देर किए घर से निकल पड़े। अन्या के मन में एक हल्की सी कसक थी कि गीतांजलि को इन्फॉर्म करना चाहिए, पर उस वक्त सिचुएशन इतनी अर्जेंट थी कि उसने पल भर के लिए भी ठहरना ठीक नहीं समझा, और ऐसे ही दोनों तेजी से ऑटो लेकर कृति के घर की तरफ निकल गए। नो, रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए, फिर वहाँ से कृति के घर की तरफ निकले। पीछे छूट गया गीतांजलि का बंगलो, जहाँ अभी तक उन्हें ये खबर नहीं थी कि अचानक सब कुछ बदलने वाला है। वो लोग रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल का माहौल बहुत भारी था, चारों तरफ सफ़ेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की महक और नर्सेज की भागदौड़। कृति के आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी माँ बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अन्य उसके साथ ही थी, उसका हाथ पकड़े हुए उसे टूटने नहीं दे रही थी। आईसीयू के अंदर कृति के पापा लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ा था, लेकिन आंखों में एक गहरी बेचैनी और जल्दबाजी झलक रही थी। डॉक्टर्स ने साफ कहा था कि हालत क्रिटिकल है। उन्हीं पलों में उन्होंने आन्या के पापा को आईसीयू के अंदर बुलाया। आन्या और कृति दोनों हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक से क्या ज़रूरी बात करनी है। आईसीयू में दाखिल होते ही कृति के पापा ने धीमी आवाज़ में सांसों को संभालते हुए कहा, भाई साहब, एक गुजारिश है, मैं अपनी बेटी कृति की शादी आन्या के भाई से कराना चाहता हूँ। मुझे चैन तभी मिलेगा जब ये वचन ले लूँ। आन्या के पापा चौंक गए, पर पल भर को चुप रहे, लेकिन आईसीयू के मॉनिटर्स की आवाज़ और कृति के पापा के हालात देखकर उनका दिल पसीज गया और वो समझ गए कि ये इंसान की आखिरी उम्मीद है। अन्ना के पापा ने धीरे से सिर हिला दिया। जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हाँ करता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से ही करवाऊँगा। ये सुनते ही कृति के पापा की आंखों में संतोष की झलक आ गई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और फिर धीरे से आंखें बंद कर ली। आईसीयू के बाहर जब ये खबर निकली कि अन्ना के पापा ने बिना किसी से पूछे ये रिश्ता पक्का कर दिया है, तब सबके चेहरों पर अलग अलग रिएक्शन थे। कृति की माँ ने राहत की सांस ली। कृति अभी भी शॉक में थी और अन्या वो सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। आईसीयू से बाहर आते ही कृति बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसके पापा की हालत पहले ही खराब थी, ऊपर से अचानक से उसके मैरिज का फैसला कर दिया, वो भी अन्या के भाई के साथ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि बेबसी और दबाव के थे। आन्या ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, कृति तो ठीक है ना। कृति ने सिर झुका लिया और रोते हुए बोली, आन्या, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे भी सिर्फ पापा की फिक्र है, उनकी हेल्थ, उनका ऑपरेशन, और अब ये सब। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आन्या ने उसे गले से लगाया और धीरे से कान में कहा, मैं हूँ ना तेरे साथ, अगर तू चाहेगी तो मैं खुद पापा से बात करूँगी, तेरी फीलिंग्स सबसे इम्पोर्टेंट है। कृति थोड़ी टूट
गई और आन्या से कहा, पर आन्या, पापा की तबीयत ऐसी है, उनकी इच्छा के खिलाफ मैं जा भी कैसे सकती हूँ? मैं इनकार कैसे करूँ? आन्या के दिल में भी दर्द था। वो कृति की मजबूरी समझ रही थी। उसने बस इतना कहा, तू अकेली नहीं है कृति, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, चाहे जो हो जाए। हॉस्पिटल की लॉबी में रात को पूरी फैमिली इकट्ठी थी। कृति ने चुपचाप एक कोने में बैठी थी, आंखें अब भी नम थी। आन्या ने सिचुएशन को समझा और अपने पापा के पास जाकर धीरे से कहा, पापा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप कृति के पापा से कमिटमेंट कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शादी अभी थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? पापा ने हैरानी से आन्या को देखकर पूछा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आन्या ने काम लेकिन अड़िग आवाज़ में कहा, प्रॉब्लम कोई नहीं है पापा, बस वक्त सही नहीं है। कृति अभी भी अपने पापा की हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रेस में है। उसको अभी अपना करियर और पढ़ाई कंप्लीट करना है। अगर आप चाहें तो सिर्फ एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी बाद में कर लेंगे, कुछ महीने या कुछ साल बाद। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। कृति के पापा की आंखों में थकान और दर्द था, मगर उन्होंने आन्या की तरफ देखा, सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो बेटी, मैं चाहता था कि अपनी आंखों से उसका घर बसता देखूं, लेकिन तुम्हारी बात भी ठीक है। अगर अभी इंगेजमेंट हो जाए तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। आन्या के पापा ने भी थोड़ी थोड़ी धीरे से हामी भरी। ठीक है, हम सब मिलकर अभी सिर्फ एंगेजमेंट की तैयारी करते हैं, शादी बाद में जब सब रेडी हो जाए तब। कृति के चेहरे पर थोड़ी सी हल्की सी रोशनी लौट आई। उसने चुपचाप आन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में राहत थी और कृतज्ञता थी। आन्या ने बस मुस्कुरा कर उसका हाथ दबा दिया, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना, तो टेंशन मत ले। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहिए। गीतांजलि का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये भी तो जानना है अभी, क्योंकि वो लोग एक ऑकवर्ड मोमेंट पे छोड़ के गए थे। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो आगे जाने के लिए बने रहिए सैफिक विस्पर्स पर। फिर से हम कल ये कहानी कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है ये पहली बार तो नहीं। बाय बाय क्यूटीज़।